बड़ी टफ फाइट है हरियाणा में कई सीटें। उसके बाद भी आम आदमी को इसमें है भी कांग्रेस बहुत बड़ी टक्कर दे रही है। राहुल गांधी के सामने तो के सामने रावत सिंह को हम बहस करते देख रहे थे। कांग्रेस का सब कल्चर है, बीजेपी पिछले एक साल से लगातार लोकसभा की तैयारी कर रही है। अच्छा, गुड़गांव फरीदाबाद की क्या स्थिति मानते हैं? आज भी लोग राव इंद्रजीत को बहुत मानते हैं। सोनीपत भी टफ है इस वक्त। अगर हम 4 लोग से बात करते हैं, 2 बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं और 2 कांग्रेस को। अम्बाला देख लीजिए ना, अम्बाला की हम बात कर रहे हैं। पीएम मोदी की रैली के बाद स्थिति पलट गई और अनिल इफेक्ट, अनिल भी सर ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है। तो एक अनिल भी जैसे व्यक्ति थे बीजेपी में, एक मंत्री थे जो पूरे प्रदेश का कहीं कहीं मत आता है, वो उसकी जाकर अपनी बात सुना सकता है और भी साहब उस पर कार्रवाई करते थे। रैली से पहले किरण चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस की गुटबाजी पूरी तरह से ऊपर आ गई और जो बंसीलाल के समर्थक हैं उनकी हुड्डा के प्रति नाराजगी काफी बढ़ गई। कल तो जो मोदी साहब ने किया है ना कि वो बंसीलाल जी का जिक्र करके वहां से तो है कि दुखती रंग पे हाथ से जो है वो रख दिया। और मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस एकजुट होती और फाइट और सीटों पर अच्छी हो, जजपा और इनेलो एक तो वोट कटवा की स्थिति में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला पंजाब हरियाणा। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। कल हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। उसको लेकर के अमर उजाला की एडिटोरियल टीम चर्चा कर रही है और चर्चा में वो क्या चर्चा कर रही है, क्या समीकरण पे चर्चा कर रही है या जो रैलियां हुई है उस पर चर्चा कर रही है, तो हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या चर्चा कर रही है। तो हमारे साथ में एडिटोरियल टीम मौजूद है जिसमें आशीष जी हैं, सोमदत्त सर हैं, गौरव सर हैं, अजय सर हैं और हरियाणा के अमर उजाला हरियाणा के संपादक विजय सर हैं। तो हमारे साथ एडिटोरियल टीम मौजूद है। अब आइए जानते हैं कि वो क्या चर्चा कर रही है। तो हम माइक यहाँ रख देते हैं और जानते हैं कि चर्चा क्या चल रही है। क्या लगता है इस बार चुनाव में, जैसे हम लोग चर्चा अभी और थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे कि बड़ी टफ फाइट है हरियाणा में कई सीटों पर, जिसमें 4 तो हॉट सीट ही टाइप से सामने आ गई हैं। बाकी कुछ सीटें ऐसी हैं जिनमें बाहरी प्रत्याशी, स्थानीय प्रत्याशी या कई पार्टियों को गुटबाजी का भी सामना करना पड़ रहा है अपनी ही पार्टी में। कांग्रेस में तो बहुत ज्यादा जी, कांग्रेस में बहुत ज्यादा। सोमदत्त जी इसमें बहुत बेहतर बता पाएंगे। कांग्रेस आप लगातार देखते रहे हैं कि सारके गुट और हुडा गुट, 2 कांग्रेस 2 भागों में अभी तक विभाजित नजर आ रही है। तक नहीं, कल जो इनकी रैली हुई अपना प्रियंका वाली, उसमें भी एक मंच पे नहीं आ पाया। आप तो देखते रहे हैं पिछले 3 साल से मैं कांग्रेस देख रहा हूँ हरियाणा में। पिछले 10 साल से तो कांग्रेस अपना संगठन नहीं बना पाई। 3 प्रदेश अध्यक्ष आए, अशोक तंवर जो बीजेपी में चले गए वो भी रहे, कुमारी शैलजा भी रही, अब उदय भांजी भी रहे। उदय भांजी को भी 2 साल हो गए, तो संगठन तो नहीं बना पाई। क्यों नहीं बना पाई संगठन? क्या सर आपस में गुटबाजी इतनी है, गुटबाजी का अंदाजा इस बात से लगा। जैसे पहले तो टिकटें आवंटित करने में इनका 15-20 दिन निकल गया, उसमें गुटबाजी जैसे अपने समर्थकों की टिकट के लिए कोशिश की उन्होंने, और टिकट आ गई। उसके बाद भी जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री भी हैं कांग्रेस के, प्रदर्शन का, तो उन्होंने कुमारी शैलजा का जो हल्का है सिरसा, उससे दूरी बनाकर रखी अभी तक भी। प्रियंका गांधी भी वहाँ रोड से आई तो वहाँ पे हुड्डा गुट का कोई नेता वहाँ नहीं पहुंचा। इतनी सीटें होंगी ऐसी जिन पे लग रहा है कि गुटबाजी का असर पड़ जाएगा, मतलब उनको इफेक्ट पड़ेगा। तो सर वैसे तो कौन सी ऐसी सीटें? 9 सीटें तो सर आप जो मानते, वैसे तो कांग्रेस दावा करती है सर्वे के आधार पर भी है, लेकिन 9 सीटों पे जो समर्थक हैं वो ज्यादातर हुड्डा के समर्थक हैं। एक अकेली सीट ऐसी है कुमारी शैलजा सिरसा वाली ना, उसको 8 सीटों पर ये रहा है। एक पे कुरुक्षेत्र पे तो गठबंधन है आम आदमी पार्टी, लेकिन वहाँ भी हुड्डा साहब जा रहे हैं। कुमारी शैलजा की टिकट भी हम ये कह सकते हैं वो भी हुड्डा की चाहती है, हुड्डा ने दिलाई उसको, क्योंकि कुमारी शैलजा सुरजेवाला तो इसमें बिल्कुल सुरजेवाला सर लोकसभा चुनाव में कहीं दिखे नहीं, मतलब बड़ा नाम था, मतलब है नाम। कैथल और कुरुक्षेत्र तक ही सीमित रह गया। सिरसा के नरवाना, हल्का कैथल और कुरुक्षेत्र पर ही सीमित रहे, तो ज्यादा मतलब परफॉर्मेंस उनकी दिखी नहीं इस चुनाव में। अच्छा, इतनी गुटबाजी कांग्रेस में दिखी, इसके बावजूद शीर्ष नेतृत्व ने इसमें हस्तक्षेप किया या कोई राहुल गांधी के सामने तो के सामने किरण और रावत सिंह को हम बहस करते देख रहे थे। उसमें कांग्रेस का सब कल्चर है, मतलब उनको भी पता है, ऐसा नहीं है पता नहीं है, उनको भी पता है, लेकिन वो थोड़ा सा ये रखते हैं कि एक नेता अपने हल्के में मजबूत हो, तो कई बार इसका फायदा भी मिला है हरियाणा में। कांग्रेस यही चीजें आप देखिए पंजाब में भी देखने को मिली थी, कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू वाला झगड़ा, राजस्थान में भी हुआ था ये चीजें। इस बार थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि ये हो गया कि क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं
तो जो जिनको टिकट नहीं मिला या वो उस तरीके से नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति में वो नहीं आए, क्योंकि उनको है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारी आगे जो विधानसभा के लिए भी है दावे हैं वो जो है वो हल्के पड़ जाएंगे। यदि विधानसभा चुनाव ना होता तो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होता। इस लोकसभा चुनाव की सिर्फ खासियत ये है, मतलब कांग्रेस में इतनी गुटबाजी भी है, टिकटें भी, विरोध भी, आपस में भीतरघात का भी खतरा है। उसके बावजूद भी बीजेपी पिछले 1 साल से लगातार लोकसभा की तैयारी कर रही थी, हर विधानसभा वाली तैयारी कर रही थी। उसके बाद भी आम आदमी को इसमें ये है कि कांग्रेस बहुत बड़ी टक्कर दे रही है। तो उसका कारण ये है कि कांग्रेस के कारण ही लोग, मतलब कांग्रेस की कोई लहर नहीं है। एक तो सत्ता विरोधी एंटी इनकम्बेंसी होगी, दूसरा ये है कि अगर कोई भाजपा को मुकाबला दे सकती है तो कांग्रेस ही दे सकती है। तो आम जनता जो है वो खुद कांग्रेस की बजाय आम जैसे जनता वो रोहतक सीट है आपकी, वो हमेशा से हुड्डाओं के पास ही रही है, तो ये पिछले साल भाजपा जीती उसे, लेकिन अब भी कांग्रेस मान रही है कि 7,500 का अंतर क्या अंतर है। अच्छा, गुड़गांव फरीदाबाद की क्या स्थिति मान रहे हैं? क्योंकि इसमें बड़ा राम सिंह को अपने विधायकों का समर्थन नहीं मिल रहा है, कांग्रेस से राजबब्बर आ गए हैं, उनको बाहरी का कैंडिडेट गुरुग्राम तो नहीं, अभी उसका नाम चेंज नहीं हुआ है, गुड़गांव लोकसभा बिल्कुल। तो इस सीट पर सर राव इंद्रजीत की कह सकते हैं कि ये उनकी एक विरासत रही है सीट, और उनके जो एक ऐसे फैमिलीज आते हैं जिनका इस पूरे दक्षिण हरियाणा के कई जिलों में अच्छा रुतबा है, जैसे कल्पिया में राव तुलाराम का नाम लिया, और राव इंद्रजीत के जो पिता थे वो उस समय के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने, वीरेंद्र सिंह। तो इस क्षेत्र में और जो वीरेंद्र सिंह के जो पिता थे वो अंग्रेजों के समय में, उनमें जब वो अंग्रेज भी यहाँ पे शासन कर रहे थे, तब उनके जो बाबा थे वो रिक्रूटमेंट मैनेजर बने थे सेना का। उन्होंने क्या किया कि इस क्षेत्र में जितने लोग थे उनको सेना में बहुत शामिल किया। तो आज आप देखेंगे कि उस क्षेत्र में लोग सेना में बहुत हैं, इसकी एक वजह यही थी, और उन्होंने काफी लोगों को रोजगार भी दिलाया सेना है। इस वजह से आज भी लोग राव इंद्रजीत को बहुत मानते हैं और उनका अच्छा लगता है, उनकी रियासत रही है। जी। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि आज उनकी जो स्थिति है वो मजबूत है। बीच में ऐसी खबरें थी, 2 विधायक उनकी अपनी बैठकों में नहीं पहुंच रहे थे। दरअसल राव इंद्रजीत कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, तो अभी भी भाजपा के जो खाटी नेता हैं वो उनको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं राव इंद्रजीत को। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने जरूर राव इंद्रजीत को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो स्थानीय प्रदेश स्तर के नेता हैं वो राव इंद्रजीत के साथ नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, यही स्थिति अरविंद शर्मा जी के साथ भी हुई थी, लंबे समय कांग्रेस में रहने के बाद बीजेपी के पास तो सर 6 कैंडिडेट कांग्रेस के ही है। हाँ, इस बार तो ये है कि इनके जो उनका बैकग्राउंड जो है वो 6 कैंडिडेट्स का वो कांग्रेस वाला है, लेकिन ये कि अब एक 2 चुनाव जीत गए हैं तो उनको ये मानते हैं कि हमने पूछा था नायब सिंह सैनी जी से, तो उनका यही कहना था कि भाई अब तो 2-3 चुनाव को जीत चुके हैं भाजपा के। आज भी तो नायब सैनी से लंबी बातचीत भी हुई थी, उसमें वो कितने कॉन्फिडेंट हैं इन सीटों के लिए, या उनको क्या चुनौती लगती है? देखिए, बताया उन्होंने। नेता लोग जो है खासतौर पे जो लीडरशिप होती है वो कभी भी जो है वो जाहिर नहीं होने देती है ना। तो वो बातचीत में तो वो हमेशा ये रहा कि हम 11 कमल खिलेंगे इस बार, 11 कमल खिलेंगे, लेकिन वैसी स्थिति तो नहीं है, आपको पता है ना। तो अच्छा, हम फरीदाबाद में क्या लग रहा है आशीष जी? फरीदाबाद के साथ चुनाव बहुत टफ है, कुछ दिन पहले तक जो है गुड़गांव, फरीदाबाद और करनाल जो है ना, जो था वो बिल्कुल अभी बदली है। सर उसकी वजह ये है कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा कैंडिडेट उतार दिया है, और वहाँ के जो जाति समीकरण है एक तरह से वो उलझ के रहे हैं। अच्छा कैंडिडेट परिभाषा क्या? अच्छा कैंडिडेट ये है कि वहाँ पर देखो, तो पहले कह चुके थे हम लड़ेंगे ही नहीं, है ना। एक तो वो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनकी छवि बहुत शरीफ एक नेता भी रही है। वो मतलब थोड़ा से मुखर है, मतलब
उनका एक प्रभाव भी है वहाँ पे, और वो बीजेपी के उन दिनों में प्रदेशाध्यक्ष रहे जब बीजेपी 1-2 सीट पे थी, तो नो डाउट उसका प्रभाव है। पिछले 10 साल से लगातार वो सांसद है, तो उनकी थोड़ी सी एंटी इंक्यूमेंसी है वहाँ पे सर। गुर्जर की तो कांग्रेस ने एक अच्छा काम ये किया, क्योंकि गुर्जर के सामने गुर्जरी कैंडिडेट दे दिया, तो वहाँ पे गुर्जर सबसे ज्यादा मतदाता नहीं है, वहाँ पे जाट सबसे ज्यादा मतदाता है 4.5 लाख। तो वहाँ पे इसमें ये हो गया ना कि गुर्जर तो कट गया, तो जाट कांग्रेस मान के चलती है कि हमारे पास है, जाट, तो वो जातीय समीकरण कैसे हो इसके जाता अलावा है? 2.5 लाख करीब मुस्लिम वोट है। हाँ, वो कांग्रेस का वैसे ही रहता है। वोट है। जाट नेता वहाँ पे कर्ण दलाल बड़ा नेता है, वहाँ पे वो हुड्डा साहब के संधि है, उन्होंने टिकट भी मांगी, बड़ा जोर जमाइश की टिकट निकली, लेकिन लास्ट में अंतिम दिन उनको पता है विधानसभा चुनाव में कहीं एडजस्टमेंट हो जाएगी, टिकट तो मिलेगी, तो वो भी विजय महेंद्र प्रताप के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो इसलिए जो फाइट। लेकिन इस सीट पर जो उत्तर प्रदेश के मतदाता है वो भी बहुत मैटर करेंगे, और इसीलिए देशपाल गुर्जर आखिरी समय में जयंत चौधरी को लेकर आए, ताकि को सहन लगा पाए, और जो यूपी के वोटर है, खासकर मथुरा और मथुरा सदा लगते जो इलाके हैं, उनके जो लोग वहाँ रहते हैं, उनमें किसी तरीके से प्रभाव डालता है। वो भी है। और जो फरीदाबाद में शहर में उत्तर प्रदेश के प्रवासी लोग रह रहे हैं, वहाँ के कामगार हैं यूपी के या फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो सब भी किसी न किसी तरह वो भाजपा के वोटर माने जाते हैं। परंपरागत भाजपा हरियाणा में से करीब 16 लाख के करीब प्रवासी वोटर है। इसमें हम यहाँ से मानते हैं, अगर अम्बाड़ा में मानते हैं 50,000, कुरुक्षेत्र में 30,000, करनाल में 50, तो गुड़गांव, फरीदाबाद 2 और सोनीपत, तो ये ऐसी सीट है जहाँ पे 2 से 2.5 लाख के करीब मतदाता है। और शुरू से ये जो हरियाणा में जो कल्चर शुरू हुआ, ये हम जो प्रवासियों के जो हम त्योहार मनाते हैं, तो वो भाजपा की सरकार 10 साल में आने के बाद ही ज्यादा बढ़ावा मिला इसको। तो इसमें मनोहर लाल खुद सीएम होते हुए पानीपत में 2-3 बार उनके त्योहारों में शामिल हुए, उनके ओएसडी शामिल होते रहे, विधायक शामिल होते, तो वो भी अपना मानते हैं कि भाजपा ने हमारा थोड़ा सा हरियाणा में एक बड़ा फैक्टर ये भी है सर। हरियाणा में पहले राशन कार्ड जो स्थायी हरियाणा का मूल निवासी जो माना जाता था, वो 15 साल का होता था, शर्त थी जो 15 साल हरियाणा में रहेगा। मनोहर लाल जी सरकार ने ये किया, तो 5 साल भी कोई रह लेगा तो वो हरियाणा का निवासी हो जाएगा। अच्छा, मतलब हमें से कोई अगर 5 साल रह ले तो वो हरियाणा का निवासी, तो ये भी बड़ा फैक्टर है, उन्होंने उसको यहाँ का स्थानीय नागरिक बना दिया एक तरह से, तो एक जुड़ाव होगा। तो यही फैक्टर विधानसभा चुनाव में भी काम करेगा, तो 100% वो मानते हैं सर, इसीलिए उनके बीच में लगातार जुड़े ज्यादातर जब भी कांग्रेस इस चुनाव को हम लोग देख रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा लगभग ये सभी पार्टियां उसके बाद विधानसभा में क्या होगा। तो कोई नाराज है तो उसके लिए मान जाएगा। ये प्रवासी वाला तो जो है फैक्टर, अगर ये है तो ये फिर सोनीपत सीट पे भी इनको बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्री की वजह से गुरुग्राम सोनीपत भी टफ है इस बार। वहाँ पे भी सर सोनीपत में क्या है, आप तो जाके आए वहाँ सोनीपत में, लेकिन 8-10 दिन हो गए, तब मेरे बातचीत हुई होगी, क्या है, क्या लग रहा है सर? सोनीपत का मैंने आपसे एक दिन चर्चा भी की थी कि टफ बहुत है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं हो रही है। अब ये पता नहीं क्या बात है कि मीडिया में इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है, लेकिन जब मैं गया था आपसे करीब 8 दिन पहले, तब ऐसा चुनाव था कि अगर हम 4 लोग से बात करते हैं, 2 बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं और 2 कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी हैं, उनके साथ अच्छी चीज ये है कि उनके अगेंस्ट में कोई नेगेटिव चीज नहीं है। एक तो लोकल, पहले कह रहे थे लोकल नहीं है, लेकिन वो जीत गई है उम्मीदवार। और दूसरी चीज है कि उनके कई सारे आश्रम बने हुए हैं, कुछ जींद जिले में बने हुए हैं और कुछ हरिद्वार में, और जो उन इलाकों के जो लोग हैं वो किसी न किसी समय में उनके अतिथि बन के उनके धर्मशाला में जरूर गए। ये फैक्टर ये भी काम करता है। दूसरा क्या है कि इस बार कांग्रेस ने जींद से प्रत्याशी दे दिया। आमतौर पर क्या होता था कि जींद से प्रत्याशी नहीं आता था, आते थे सोनीपत से। तो जींद में करीब 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, सही तो है, जींद शहर हो गया और एक जुलाना हो गया। तो इनमें क्या है कि बीजेपी ने 2019 के चुनाव में करीब 1 लाख वोटों की लीड ली। अब जिनसे प्रत्याशी आ गया तो इस वजह से टफ जो फाइट है वो टफ हो गई, और लोग कह भी रहे हैं कि हमारा लोकल प्रत्याशी है। लेकिन सर इन सबके बीच एक बात जो है मुझे जो लगती है, एक साइलेंट वोटर है, जो जैसा आप कह रहे थे प्रवासी जो भारतीय हैं, इसी तरीके से उनको मिलाने के साथ कुछ और जो होता है वो साइलेंट है, वो बोल नहीं रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों ने इसमें सोनीपत में अपनी रैली मैं सर वहाँ पे पढ़ा हूँ, मैं वहाँ पे मेरी एजुकेशन सोनीपत में, तो
वहाँ का सर मतलब उसको एरिया को रोहतक को सोनपुर को हम जाटलैंड मानते हैं। तो वहाँ का जो आम आदमी है, गैर जाट भी, वो जाटी जैसा है, वो बोलता है, मतलब वो चुप नहीं रह सकता। तो वहाँ पे जैसे मनमोहन लाल बड़ौली कौशिक है, ब्राह्मण चेहरा दिया, तो कांग्रेस ने भी सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस से मतलब ब्राह्मण चेहरा दे दिया। तो वहाँ पे अच्छा, इस बार ये बोला कि वहाँ अगर गुर्जर थे तो गुर्जर दिया, अदरवाइज पहले क्या होता था, और यहाँ पे ब्राह्मण है तो यहाँ पर भी ब्राह्मण, पंजाबी दो सीटों पर अलग किया है, दूसरे में बाकी कोई जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन अंदर खाते जो जिक्र है सर वो जाट और गैर जाट का ही है। तो जो मोहनलाल बड़ौली है उनको तो ठीक है, लेकिन वहाँ के जो गैर जाट लोग हैं, जो सतपाल ब्रह्मचारी है, आचार्य, ये सब बात है, लेकिन उसको ये मानते हुए ये हुड्डा का चेहरा है। तो हुड्डा मतलब जाट है, ये जाट चेहरा है, ये पंडित है, मतलब वो ही मानते हैं। तो जो हुड्डा का 10 साल का जो राज रहा है, लोगों ने जो देखा गया जाट लोग, वो ये मानते हुए उन्होंने एक क्षेत्र पर थोड़ा ज्यादा फोकस किया, और नौकरियों को लेकर के थोड़ा किसी एक जाति विशेष पे भी थोड़े आरोप लगते रहे। तो गैर जाट जो लोग हैं वो सतपाल ब्रह्मचारी पे बड़ी, मुझे लगता है कि वो गैर जाट जो है वो वहाँ चले जाएंगे। तो जाट तो क्योंकि 5 विधायक भी वहाँ हुड्डा साहब के उसमें है, वो वहाँ ले जाएंगे उनको, लेकिन गैर जाट जो चुप है वो ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी से अलग होगा, वो अपना लोकल फैक्टर है वहाँ पे, कोई बड़ा ब्राह्मण प्रत्याशी देने के बाद भी कांग्रेस को उतना फायदा नहीं होगा। जैसे कांग्रेस ने सबसे देर में सीटें दी, प्रत्याशी से 1.5 से घोषित किए, सारे प्रत्याशी जब उन्होंने दूसरी पार्टियों में देख लिए, उसके अकॉर्डिंग फिर अपने प्रत्याशी नहीं, उसका ड्रॉबैक कि आपको कम टाइम मिला ना काम करने के लिए। भाजपा जहाँ 2 महीने पहले से, यही तो एक बड़ा प्लस पॉइंट है भाजपा के साथ कि इनको प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिला, और खुद मनोहर लाल और ये जो है अपना हर एक कंस्टिट्यूएंसी एक विधानसभा में गए, एक तो पूरे उसमें कवर नहीं कर पाए। दूसरा, जब आखिर में इन्होंने ये जो ताबड़तोड़ इनके राष्ट्रीय नेताओं की होगी, इसमें तो राहुल गांधी हो गई, प्रियंका की होगी, और खड़गे की होगी, बस इतना ही। इनके तो 5 में। अंबाला देख लीजिए ना, अंबाला की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ समय पहले तक था कि बहुत टफ है, और लेकिन अभी वहाँ बहुत क्लोज हो गई है ना। जो पंतो कटारिया पिछड़ रही थी अंबाला में, जब मैं गया था उस समय की स्थिति थी, आज पीएम मोदी की रैली के बाद स्थिति पलट गई है। वहाँ जो वो अब वरुण चौधरी को, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको अच्छी फाइट देने की स्थिति में है। तो बिल्कुल क्लोज मुकाबला है अंबाला में। और इसी तरह जो सोनीपत में राहुल गांधी और पीएम मोदी दोनों ने अपनी रैली की है, तो ये भी देखना होगा कि दोनों की तरफ से फायदा किसको मिलता है, मोदी की रैली और राहुल की रैली के बाद। तो युवा चेहरा है, वो पहला ऐसा विधायक है कांग्रेस में जो किसी के साथ है, हुड्डा साहब के साथ है, लेकिन विवादित नहीं है। कुमार संजय भी उसको अपना मानते हैं, हुड्डा साहब उसको अपना मानते हैं, तो इसलिए वो फाइट में है। वरना तो अभी 10-15 दिन पहले ही वो मैदान में आया, और इतने बड़े खानदान के सामने कटारिया साहब पहले। लेकिन जो वरुण विधायकी का अपना कार्यकाल है वो भी काफी अच्छा रहा है, और जो उनका अपना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माना जा रहा है, विधायक का अवार्ड भी उनको मिला है। जितने भी विधानसभा में सवाल लगाते हैं कि वो बहुत मतलब लगता है कि यहाँ पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और बहुत पूरे हल्के के लगाते हैं, वो पूरे स्टेट के मुख्य चुनते हैं, और मुखर रूप से वहाँ विधानसभा में खुल के बोलते हुए हैं सरकार के। एक चीज तो तय है कि अंबाला में जो एक ये था ना कि सिंपैथी फैक्टर काम करेगा बंतो कटारिया के फेवर में, वो नहीं है ना। इसी वजह से मोदी उन्होंने कहा, जिक्र किया उन्होंने, तो बहुत क्लोज रहेगा वहां पर भी जो है जो भी यहाँ पे सर जब कटारिया साहब सांसद बनते थे, तो जो मैडम बंतो कटारिया जी हैं, वो बैक फुट पे सारा संभालती थी, चुनाव वही संभालती थी सारा पूरा। वो एक चेहरा थे रतनलाल कटारिया जी, पूरा का चुनाव जितना भी संभालना था, मंत्री जब थे तब भी तामझाम सारा यही संभालते थे। लेकिन ये कभी फील्ड में नहीं रहेंगे, क्योंकि हाईकमान में बहुत अच्छे संबंध है, जैसे मोदी अपने बहन मानते हैं, तो टिकटें भी जितनी बार कटारिया साहब को मिली तो मैडम बंतो कटारिया दिला के लाई हाईकमान से। तो ये तो अच्छी है, उनकी बीजेपी में अच्छी पकड़ है, लेकिन फील्ड में इतनी अच्छी पकड़ फील्ड में ये गेल की चेयरमैन भी रही, तो ये कभी फील्ड में नहीं रह पाई। ठीक है, अधिकारी रहे। और अनिल फैक्टर, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पे कहीं चर्चा नहीं हो पा रही है। इसका फैक्टर मानना पड़ेगा, शुरू में जब पीएम मोदी की रैली चल रही थी और बाकी स्थानीय नेताओं के भाषण चल रहे थे, और तब बीच मंच पर नहीं आए। जैसे बीच मंच पर आते हैं, इतना हो हल्ला मचता है, ऐसा लगता है कि पीएम मोदी है। और मतलब उनको, उनके जो समर्थक थे या फिर जो बाकी लोग थे, उनके शोर और उनके उत्साह से ऐसा लग रहा था
कि विज की अभी भी पकड़ है। नहीं देखिए, शहर में तो ये मानना पड़ेगा, आपसे दरकिनार शहर में और कैंट में दोनों जगह शेख हसीन गोयल भी है वहां से, लेकिन विच की है वहां पर अपनी पकड़ है। और उनके लिए एक मजबूरी भी हो जाएगा ना, अगर यहाँ से लीड नहीं मिलती है तो फिर ये होगा कि देखिए आगे के लिए फिर और ज्यादा इनके लिए मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में जाएगी। बीच की राह मुश्किल हो जाएगी अगर हरियाणा में सर बीजेपी के पास अभी अगर कोई बड़ा मतलब ब्रांड था तो वो अनिल विजय था, तो उसकी छवि इस मामले में हर उसमें तो वो अधिकारियों पे कार्रवाई के मामला जान जाते हैं। देखो खुला दरबार, कोई भी प्रदेश, ये नहीं मेरी भी लोकसभा मेरी विधानसभा का बंदा है, हाँ, जिस तरीके तो हर आदमी को एक उम्मीद थी भाई ये आदमी मेरी बात सुनेगा। मनोहर लाल जी थोड़ा रिजर्व नेचर के थे, वो कम लोगों से मिलते थे, वहां रीच भी नहीं हो पाते। तो एक अनिल विजय जैसे व्यक्ति थे बीजेपी में, एक मंत्री थे जो पूरे प्रदेश का कहीं का मत आता है, वो उसकी जाकर अपनी बात सुना सकता है और भी साहब उस पर कार्रवाई करते थे। हालांकि बीजेपी उनको बुला नहीं पाई, वो सिर्फ बड़ा बड़ा प्रभाव रखते हैं। अगर गुड़गांव में भी उनकी रैली होगी या वो संबोधन होगा तो जैसे कह रहे हैं ना भाई अम्बाला रैली में वो आए तो वो पूरे प्रदेश का नेता है, उसका एक अपनी छवि है उसकी, और दबंग गब्बर के नाम से जो छवि है लोग जिसको मानते हैं दबंग और मुखर। हाँ, थोड़ा, लेकिन वो बीजेपी को बना नहीं पाई, अपने नाराजगी है उनके अंदर, अभी तक वो बाहर निकलेंगे तो इसका असर तो नेचुरली पड़ेगा। अच्छा, भिवानी महेंद्रगढ़ में जो है वो इस रैली के बाद कुछ लग होगा सर जिस हिसाब से इस रैली तो ठीक है, लेकिन जो किरण के साथ और रैली से पहले किरण चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रावदान सिंह पर उनको इग्नोर करने और हुड्डा पर राजनीतिक रूप से खत्म करने की आरोप लगाए, श्रुति और किरण को राजनीतिक रूप से खत्म करने की साजिश रची जा रही है, उससे कांग्रेस की गुटबाजी पूरी तरह से ऊपर आ गई और जो बंसीलाल के समर्थक हैं उनकी हुड्डा के प्रति नाराजगी काफी बढ़ गई है। और उसी चीज को देखिए, उसी को बंसीलाल जी का जिक्र करके जो है तुरंत 2 दिन बाद ही मोदी रैली हुई और उन्होंने मंच से बंसीलाल जी को याद करके और सारी चीजें कही। बंसीलाल के जो समर्थक हैं उनको ये कहना था कि भले अब किरण मैडम कुछ भी कहें, अगर वो कहते भी है कि हमें रावदान सिंह का समर्थन करना है, लेकिन हम बिल्कुल समर्थन नहीं, मतलब ये समर्थक कह रहे हैं। और उनका तोसाम विधानसभा में अच्छा है और अच्छा रुतबा है, भिवानी में भी अच्छे उनके अच्छे खासे समर्थक हैं, तो इसका कहीं ना कहीं रावदान सिंह को नुकसान उठाना पड़ेगा। टिकट घोषित होने के बाद जरूर किरण चौधरी ने ये कहा था कि अब हम रावदान सिंह प्रत्याशी घोषित हो गए हैं और उनके लिए काम जबरदस्त काम करेंगे। ये आपको उन्होंने इन्वर्टेड करके भी किया था कि जबरदस्त काम करेंगे, जिस तरह हमें श्रुति के चुनाव में रावदान सिंह ने हमारे लिए काम किया। जो बात है ना, ये पूरे भिवानी मतलब भिवानी महेंद्रगढ़ से बड़ी वायरल है। उसमें ये है फैक्टर कि जब श्रुति चुनाव लड़ रही थी 2019 का, तब ये बात उठी थी कि रावदान सिंह जो है वो अंदर खाते चौधरी धर्मदेव की मदद करें, तो इसीलिए किरण चौधरी ने कहा कि जितनी आपने जैसे जितनी मेहनत आपने की थी उससे दुगनी मेहनत हम करेंगे। उसका एक कारण ये भी कि रावदान सिंह राव इंद्रजीत के रिश्तेदार हैं और रावदान सिंह को राजनीति में लाने वाले राव इंद्रजीत हैं, जो इस समय भाजपा से गुरुग्राम के प्रत्याशी हैं और धर्मवीर के पुराने दोनों कांग्रेसी थे और भूपेंद्र सिंह भुट्टा के साथ आज भी और राव इंद्रजीत आए भी हैं कि अपनी कंस्टिट्यूएंसी या शायद वो आए भी हैं प्रचार के लिए आए यहाँ पे, इसीलिए भाजपा ने बड़ा कैलकुलेटिव। और कल तो जो मोदी साहब ने किया है ना कि वो बंसीलाल जी का जिक्र करके वहां से तो है कि दुखती रंग पे हाथ से जो है वो रख दिया, तो काफी बदल गई यहाँ भी परिस्थितियां। और रावदान सिंह के साथ दिक्कत ये है कि जो जसपा के कैंडिडेट हैं राव भानु सिंह, वो भी अहिर हैं और उस बेल्ट में उनका अच्छा प्रभाव है। उनके करीब 40-50 इंस्टीट्यूट हैं और उनमें करीब 50-60 हजार कर्मचारी काम भी करते हैं, तो वो वोट काटेंगे तो वो रावदान सिंह का वोट काटेंगे, तो एक मुश्किल उनके सामने यही है। बिल्कुल हुड्डा साहब यहाँ ज्यादा इन्होंने जोर भी शायद नहीं लगाया रावदान सिंह के लिए लगाया, नागरिक जो विधायक है निर्दलीय सांगवान को लाए, वो साथ में आ गए हैं। राहुल गांधी की रैली से ही इनको जैसे चरखी दादरी में रहा तो जाट लेंगे सारा को, तो द्रविड़ क्योंकि जाट समुदाय से आते हैं तो कांग्रेस को द्रविड़ हुड्डा साहब के नाम पे राहुल गांधी की रैली चरखी दादरी में हो गई, तो वहाँ भी बड़ा जाट समाज है, तो उससे ही उम्मीद है इनको कोई जाट कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। तो हुड्डा साहब ने वहाँ मुझे लगता नहीं इतनी कोई ज्यादा मेहनत नहीं कर पाए, लेकिन अहिरवाल से इनको इस सीट पर अहिरवाल से कितना वोट मिलेगा वो देखने वाली बात है। अहिरवाल वोट
वहाँ पर नो डाउट अगर अहिरवाल का वोट अभी भी मुद्दा है। धर्मवीर के साथ चला जाता है। तीन कंस्टिट्यूंसी तो सीधे सीधे जो पिछले चार सर अहिरवाल वाले जो है। लेकिन वहाँ पे मुद्दा ये भी है कि दो चीजें हुई हैं इन 10 सालों में। एक तो महेंद्रगढ़ की सड़कें हैं वो सारी बन गई हैं, अच्छा, और जो कई सालों से टूटी थी। और दूसरा फैक्टर है वहाँ पर पानी। कुछ इलाकों में खासतौर से सिंचाई मंत्री अभी बने हैं अभय सिंह यादव, उनके प्रयासों से कुछ इलाकों में 30 सालों के बाद पानी पहुंचा है। नहीं, और जो पानी को लेकर जेपी जो कृषि मंत्री है भिवानी के, वो उन्होंने भी अच्छा काम किया। और जो लोहारू का क्षेत्र है राजस्थान से बिल्कुल लास्ट में, वहां तक पानी पहुंचा है भाजपा ने। पानी पहुंचाने के मामले में जो दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या है उसको काफी हद तक हल किया है। मतलब लोग कह रहे हैं कि 30 सालों के बाद पानी पहुंचा है। तो आप देखिए कि अग्निवीर मुद्दा है, लेकिन उसकी काट के लिए बीजेपी इन दो मुद्दों को भी भुना रही है, और इसका फायदा रणवीर को मिल रहा है। यानी कि वो मुद्दे सरकार नई चर्चा में काम करेंगे, ये हो सकता है। वहाँ पे तो सर जो राम नहीं, और ये धर्मवीर के खिलाफ मुझे लग रहा है कहीं नाम भी नहीं लिया जा रहा मंदिर को वगैरह। इस बार मोदी साहब ये जरूर है कि राम जो है राम राम क्योंकि यहाँ के उसमें है, तो बस उस तक ही रहा उसे नहीं, बाकी ठीक है। जबकि सर धर्मवीर के खिलाफ काफी एंटी करने से लोग हाँ। को देखना नहीं चाहते हैं। हाँ, लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि वो 10 सालों में एक भी बार उनके इलाके में नहीं आए हैं, लेकिन वो मोदी के नाम पर लड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि कैंडिडेट मतलब अगर श्रुति या वो होती तो मतलब कैंडिडेट का जो चयन है वो कांग्रेस का ठीक नहीं है रावदान सिंह वाला। कैंडिडेट तो ठीक है, लेकिन पार्टी की गुटबाजी है। लेकिन वो चौधरी को मैनेज नहीं कर पाया। अगर किरण होती तो शायद वो फिर वैसे वो करते। उसमें सर चौधरी धर्मवीर का प्रचार देखना सर, उसमें जब भी वो जाट समाज के इलाकों में जाएगा जहाँ जाए, तो वहाँ कहेगा मेरे को वोट दो, मैं आप ही का बच्चा हूँ, आप ही के साथ। जब भी वो हिरवाल क्षेत्र में जाएगा तो मोदी साहब के लिए वोट मारते हैं। तो अच्छा। बहुत मतलब समझदार पॉलिटिशियन है। पुराने खिलाड़ी रहे हैं, उनको नोटिस कर रहा है आज के वो कैसे 4 बार विधायक हैं, लगातार 2 बार से सांसद हैं, कैसे पकड़ना है। और बंसीलाल की कई सारी पीढ़ी को हराते आए हैं। अगर कोई उनमें अच्छे खिलाड़ी माने उसका सर विरोध भी कर देगा तब भी उससे नाराज होता है, तब भी ऐसे 2 आदमी उनके साथ एक खासियत और भी है कि अपने इलाके में वो लोगों को नाम से पहचानते हैं कि ये है कनेक्ट लोकल कनेक्ट जो है उनका भाई, अच्छा वो लोगों के काम नहीं करवा पाए, लेकिन उनमें ये है कि और बहुत से लोगों में खूबी होती है ना कि नाम से किसी बड़े आदमी ने कह दिया और वही गौरव जी और सबसे बड़ा हाथ तो उठाओ, बस सारे कनेक्ट हो जाता है कि इंसान हमें पहचान। सर हिसार सीट के क्या समीकरण लग रहे हैं? हिसार में ये इम्प्रूव किया है बीजेपी ने पिछले कुछ समय में। पहले तो टफ माना जा रहा था, लेकिन अभी जो है इस बीच में इम्प्रूव किया है, जैसा सूचनाएं मिल रही है, और बहुत कम रहेगा वहाँ भी मार्जिन जो है। तो सर आपको इस पूरी चर्चाओं से ओवरऑल आपका क्या लगता है, क्या व्यू है, कितनी सीटें बीजेपी का जा रही हैं? देखो ऐसा तो कहना ठीक भी नहीं रहता कितनी जा रही है कितनी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये तो तय है कि 10 की 10 तो नहीं आ रही है जैसे दावा कर रहे हैं। दूसरे ये है कि 4 से 5 4 सीटों पर तो काफी टफ है, वो इधर उधर बहुत कम मार्जिन जो है मार्जिन बहुत कम आने वाला बहुत कम रहेगा। और करनाल जैसा ये मान रहे हैं, करनाल गुड़गांव फरीदाबाद पहले जैसे बहुत कंफर्टेबल बीजेपी मान रही थी, वो अभी इस बीच में उतना कंफर्टेबल वो नहीं है। आप भी मानते हैं कि कांग्रेस ने काफी इम्प्रूव किया है? कांग्रेस ने इम्प्रूव किया है, लेकिन कांग्रेस का शुरू में जैसे ही कैंडिडेट्स जब डिक्लेयर कांग्रेस ने किए ना, देखिए कैसे चला ये चुनाव। भाजपा पहले मैदान में आ गई, कैंडिडेट्स उसके सारे घोषित हो गए, सबने जो है अपना प्रचार शुरू कर दिया ताबड़तोड़। इधर से मनोहर लाल जी और अपना नायब सैनी पूरा जो है वो एक कंस्टिट्यूएंसी वाइज हो गए, एकदम आगे निकली। लेकिन कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स इन्होंने दिए ना, बेशक देर से दिए, लेकिन दिए बहुत जो है वो सोच समझ के। ऐसा नहीं है इन्होंने, आप देखिए हर एक उसमें जो है ना वो एकदम से फाइट में आ गए, मतलब डे 1 से वो फाइट में आ गए, बेशक देर से इन्होंने दिए हैं। तो एकदम से कांग्रेस ने जो है वो इम्प्रूव किया मतलब 0 लेवल से शुरू कर रहे थे कैंडिडेट्स, तो उन्होंने जो है हाँ वो किया। और तब एकदम से लग रहा था कि भाजपा के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है, लेकिन पिछले जैसे मैं कह रहा हूँ कि 8-10 दिन में इन्होंने वो अगेन जिसको कहते हैं ना कम बैक किया है बीजेपी ने। हाँ,
और मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस एकजुट होती और फाइट और सीटों पर अच्छी होती, अगर एकजुट होती। हाँ बिल्कुल। अगर एकजुट होती तो ये भाजपा को से बहुत ज्यादा आगे बढ़ ले चुके होते। आप गौरव जी, आपका ओवरऑल क्या लगता है, क्या व्यू निकल गया है इन सारी चर्चाओं से? देखिए, जो इसमें ना जजपा और इनेलो एक तो वोट कटवा की स्थिति में है। उन्होंने कांग्रेस का खेल बिगाड़ रहे, अगर वो खुद नहीं जीत पा रहे हैं लेकिन दूसरों का खेल बिगाड़ने की स्थिति में है। मुझे लगता है कि नुकसान इनका जो है वो कांग्रेस को ही ज्यादा होगा, इनका ज्यादा सीटों पे। क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी का या जो भाजपा से नाराज वोटर है वो बटेगा। इसी चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, चाहे हिसार हो, जहां हिसार में देवीलाल परिवार से ही 3 प्रत्याशी हो गए, सुनैना चौटाला, नैना चौटाला, सारे उन्हीं के आ गए, तो या अभय चौटाला कुरुक्षेत्र से आ गए। उन्होंने वोट काटने की, चाहे भिवानी में राव बहादुर सिंह है, वो कांग्रेस के जो अनूप लोग भी बहुत मजबूत स्थिति में है गाँव में। ये लोग और अगर उनको वोट ज्यादा मिलते हैं तो ये माना जा रहा है कि शैलजा जी का काम थोड़ा, अगर जैसे पिछले दिनों अभय चौटाला ने और उनके इनेलो प्रत्याशी के पक्ष में जो रैली की, उसमें जबरदस्त भीड़ उमड़ी। नहीं भाई, सिरसा तो वैसे भी जो है वो चौटाला परिवार का जो है वो गढ़ रहा है। पूरे हरियाणा का सभी उसका है, पूरे हरियाणा का जो चुनाव है सर, उसको मतलब अगर 1 मिनट में हम कहें, बीजेपी का प्लस पॉइंट ये है, उसके पास 10 साल से सरकार है, सारा सिस्टम उसको पता है, पीपी कार्ड से उसको एक आदमी का पता घर में कौन नौकरी पे कौन नहीं। दूसरा, बहुत मजबूत संगठन उनके पास। तीसरा, मोदी का चेहरा है और मनोहर का चेहरा भी। सबसे बड़ा जो फैक्टर उनको लगता है, बीजेपी को लगता है कि हमने पहले की परंपरा, एक बहुत बड़ी परंपरा थी हरियाणा में, जिस इलाके का सीएम बना उसके इलाके के लोगों को नौकरियां ज्यादा हुई, तो उन्होंने अपने विधायकों को नाराज किया, मनोहर जी ने मंत्री को नाराज किया, एक वो बना दिया भी मेरिट की नौकरियां मिलेंगी, तो उसका हरियाणा में पॉजिटिव पर्ची खर्ची उसमें तो बीजेपी का सर जो नेगेटिव पॉइंट है उसका ये है भी, तो वैसी होगी किसान आंदोलन का फैक्टर है, और एक मनोहर के चेहरे से लोग थोड़ा सा नाराज है। कांग्रेस का प्लस पॉइंट ये है सर, जो मोदी मनोहर विरोधी जो लोग हैं वो कांग्रेस को लगता है कि हमारे साथ है, किसान आंदोलन जो है वो जितने भी किसान है वो हमारे साथ हैं, और कांग्रेस का जो नेगेटिव है उसके पास संगठन नहीं है, वोटबाजी ज्यादा है, तो ये पूरा हरियाणा का सर समीकरण रहेगा। जो अगर ये नाराजगी बूथ तक पहुंच गई तो कांग्रेस को फायदा है, अगर नाराजगी को बीजेपी ने रोक लिया तो वो फिर ऐसे रहेगा। देखते हैं कल, अब तो टेम्परेचर कितना रहता है और कितने आते हैं ना वोटिंग के लिए, ये भी बड़ा चैलेंज है इस बार क्योंकि पिछली बार जैसे हम देख रहे थे कि चुनाव था शायद 12 मई को, तो इतना गर्मी का वो नहीं था, वो भी लेट है, तो चलिए उम्मीद करते हैं जजपा फिर साथ नहीं आ सकती बात में है। हमने कहा जजपा फिर तो साथ में नहीं आ सकती। कांग्रेस को जो फायदा मिल रहा है ना, जो लग रहा है हमें, वो ये है कि भाई उन्होंने एक माहौल बनाने में कामयाब रही कांग्रेस। ये विधानसभा का चुनाव है, जैसे उन्होंने एक तरह से ये कर उन्होंने जिस तरीके से लोगों को शामिल किया, सेमीफाइनल जिस उससे वो किया, वो मान के ये चल रहे हैं। उनको ये पता कि यहाँ हम जीत के तक विधानसभा में उसमें आसान होगा ये जी। ये कहते कुछ घंटे ही बचे हैं। तो अभी आपने पूरा सियासी समीकरण देखा, हरियाणा का क्या माहौल है और क्या मुद्दे पार्टी लेकर के उतरी है और किस तरह का पूरा माहौल बना हुआ है। अब 25 मई यानी कि कल हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। उसके लिए अमर उजाला पंजाब हरियाणा के साथ जुड़े रहिएगा। साथ ही 4 जून को नतीजे आएंगे, उस पर भी हम आपको पल पल के अपडेट देते रहेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अमर उजाला पंजाब हरियाणा को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।